अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। इंतखाबात का होना किसी भी मुल्क के लिए जरूरी है, लेकिन उसका शफाफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख इब्तदा से ही तनाज़ात का शिकार रही और इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठते रहे। अब एक बार फिर मुल्क में इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है और उसके साथ ही सियासी खेल भी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इलेक्शन जरूर मुनक्किद होंगे, तहम उनके नतायज से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। यह बात काफी जुबानी लगती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की वकला बरादरी इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से तशवीश का शिकार नजर आ रही है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफुजात का इजहार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से एलामिये के मतन में कहा गया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही हो, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को बराबर मौके फराहम किए जाए। इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जारी एलामिया में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफुजात का इजहार किया गया है। बार काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीकाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर भी सवालात उठा दिए हैं। एलामिया में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर निगरानी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आबाई हल्के जहलुम में 13,82,000 आबादी पर कौमी असम्बली के 2 हल्के बना दिए, जबकि 13 लाख आबादी के शहर हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की एक नशिस्त रखी गई। एलामिया में मजीद कहा गया है कि जिला रावलपिंडी भी नशिस्तों में अदम तवाजुन देखने में आया। गुजरावाला में भी आबादी के तनासुब के बरखिलाफ कौमी असम्बली की इजाफी नशिस्त शामिल की गई। आबादी के तनासुब से मौजूदा हल्का बंदियां इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही है। पाकिस्तान बार का कहना था कि कमीशन का तर्ज अमल आम इंतखाबात की सालमियत के बारे में शकूक व शुबहात को जन्म देता है। पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुशावरत से वकला तहरीक के लाए अमल का ऐलान करने के लिए कन्वेंशन बुलाएगा, जिसके लिए जल्द ही एक और पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाया जाएगा। वकला कन्वेंशन का मकसद आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ आम इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिया में कहा गया है कि शफाफ इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान में हल्का बंदी चैलेंज करने की दरख्वास्त खारिज करते हुए हल्का बंदियों के खिलाफ केसेस को आम इंतखाबात के बाद सुनने का फैसला किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने हल्का बंदियों में अदम शफाफियत की निशानदही करते हुए एतराजात उठा दिए, जबकि इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर के हल्का बंदियों पर एतराजात इलेक्शन के बाद देखेंगे दरवाजा बंद कर दिया। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ माहिर आईन कानून सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब। बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले ये फरमाएगा कि जब आप सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, गुज़श्ता 18-19 माह में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल दोनों मुख्तलिफ साउंड पर खड़ी रही। कई सियासी और अदालती तनाज़ात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक तरफ और पाकिस्तान बार काउंसिल उसके बिल्कुल बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार कर रही थी। ये अचानक दोनों इकट्ठी कैसे हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिकॉज इसकी बेसिक वजह तो है कि ग्रुप अलग थे, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती पे खड़ी रही। इलेक्शन का मसला हो कि इलेक्शन 90 दिन में हो, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में हो, मिलिट्री कोर्ट्स का मसला हो, और कोई भी लॉ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे हो, हर चीज़ पे पाकिस्तान। उसकी वजह बताऊं कि हमारे पाकिस्तान बार में जिस पार्टी की अक्सरियत है, जिस ग्रुप की, वो हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप कहलाता है। मेरा ताल्लुक हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप से था, और लेकिन हम फिर भी माइनॉरिटी में थे इन आवर थिंग। लेकिन हमने आइन और कानून की बात की है। जब आइन और कानून की बात करी जाती तो हमें कह दिया जाता था कि आप पीटीआई का आप ब्रीफ होल्ड कर रहे हैं। हमने क्या गलत बात की थी जब हम सुप्रीम कोर्ट, हमने कहा, और मैंने इनसे कहा, क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर हूं सर। आई फ्रॉम सिंध, आई एम पाकिस्तान बार काउंसिल, लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता ये जो इशू करते हैं। अब आज ये जो इन्होंने इशू की है, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये काउंसिल और इस पे मूवमेंट शुरू करेंगे, तो ये लोग कहाँ थे उस वक्त? या सुप्रीम कोर्ट बार ने आज जो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वही ग्रुप अब सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत या पूरा ग्रुप उसमें है, जो वो करते हैं उसी को ये फॉलो करते हैं। इन्होंने, आप बताएं क्या हुआ? ये इनके हमारे देखिए वजह क्या है कि आजम नदीर तारड़ साहब इस ग्रुप के लीडर हैं, जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, और एहसन भून साहब इनके एक और लीडर हैं जो साबिक हमारे सदर भी हैं। इनके सुना है केस था एक ये लोग हाफिजाबाद के हैं। हाफिजाबाद की डिलिमिटेशन का केस था जो रिजेक्ट हो गया, सारे रिजेक्ट हो गए, और इस पे उन्होंने कहा कि जी, और एक सीट भी वहां कम हो गई।
तो उन्होंने अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे डायरेक्ट हमला। अब डीलिमिटेशन पे कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, मैंने उसकी कॉपी नहीं देखी है, एक और जो अखबार में आज आया है कि उन्होंने सारे डीलिमिटेशन के केसेस को रोक दिया जो हाई कोर्ट में पेंडिंग थे। तो रेजोल्यूशन में तो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बारे में दूसरी बात है, अगर ये पर्सनल केस था गुन साहब का जो रिजेक्ट ये हाफिजाबाद के थे, तो उसको ग्राउंड बना के आप पूरे पाकिस्तान की आपने पूरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस्तीफा का डिमांड कर दिया दोनों ने, सुप्रीम कोर्ट बार ने। ये मैं आपसे बताऊं, जब मैं कहा करता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन तोड़ा है, पाकिस्तान का आइन तोड़ रहे हैं, इलेक्शन नहीं करा रहे, इन्होंने एक दफा भी उसके खिलाफ बात नहीं की, क्योंकि उस वक्त ये लोग हुकूमत में थे। आजम नजीर लेकिन लेकिन साहब लॉ जुबैर मिनिस्टर थे। जुबैर साहब कथा कलामी की माजरत, जुबैर साहब आप ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये उसूली बुनियाद पर इकट्ठे नहीं हुए या इलेक्शन की शफाफियत का इनको दर्द नहीं है, ये किसी जाती मसले की वजह से खड़े हैं, क्या आप ये कहना जी, चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जाती मसला है, हाफिजाबाद का इशू था। खुद आप देखिए प्रेस रिलीज में कह रहे हैं हाफिजाबाद का ये मसला कि पूरे हाफिजाबाद और जेहलम के वो रहने वाले वहां 2 सीटें हो गई, तो आप चैलेंज करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया गया। सुप्रीम अगर आप देखिए मेरा केस खिलाफ हुआ, आप हाई कोर्ट में आपने रुजू किया, हाई कोर्ट के केस सुप्रीम कोर्ट, तो आप कहें ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये बात सही कही, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, अब एक ऑर्डर तो आ गया, आप उसकी तनकीद तो कर सकते हैं, आप समझते हैं लॉ के हिसाब से नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, और कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर दें। क्यों कर दें? जब मैं कहा करता था कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़ा है, तो ये सब मुझ पे हमला करते थे एज सदर सुप्रीम कोर्ट बार। आज ये जमा हो गए, और देखिए क्या ग्राउंड दे रहे हैं, हाफिजाबाद लेकिन जुबैर साहब अब लेवल, अगर अब देर आए दूसरी दुरुस्त बात, आए नहीं, वो आज देर आए दुरुस्त आयत की बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आयत की बात नहीं है, क्योंकि देर आए दुरुस्त आयत नहीं, ये कोई आइन और कानून का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए कि देर से आ रहा है। आप एक उसूली मौकफ होना चाहिए। आप पिछले साल देख लें, पाकिस्तान बार ने कोई रेजोल्यूशन पास की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जिसने 90 दिन में नहीं कराए इलेक्शन पंजाब, क्योंकि इनकी हुकूमत नहीं चाहती थी पीडीएम की उस वक्त। ये इन्होंने मिलिट्री कोर्ट पे कोई स्टैंड लिया? नहीं लिया। मतलब केस फाइल किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट बार ने फाइल किया केस। तो लेकिन ये जुबैर बातें मैं साहब आपसे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके बारे में तो आप खुद कह रहे हैं कि आपका एक मौकफ था, फिर पीटीआई का साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक भरपूर मौकफ रहा है कि इनके नीचे इलेक्शन धांधली ज्यादा हो गए, और अभी उनके खिलाफ आप शिकायत लेकर गए लाहौर हाई कोर्ट पे, जो बाद में खैर सुप्रीम कोर्ट से उसको टर्न डाउन कर दिया गया। तो अगर आज वो और आप एक ही पेज पर आ चुके हुए हैं, अब आप सर कह रहे हैं कि नहीं माजरत चीफ के खाद, मैं पीटीआई का वकील नहीं हूं, मैं कोई के नहीं गया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मेंबर ऑफ पाक बार काउंसिल। एक मौकफ था, वो उनका मौकफ हो सकता है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन मेरा उनका मौकफ मिलता हो, तो ये कहना कि मैं लेके गया नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट बार को रिप्रेजेंट कर रहा था। हमने केसेस फाइल किए इन दी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में इस तरह से इन चीजों को करने के लिए। लेकिन जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि आप देखिए इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जो हो रहा है आप देख रहे हैं, और सडनली आज वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। अब ये उस वक्त कहां थे जब पूरे पूरे साल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इलेक्शंस नहीं हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। एक रेजोल्यूशन दिखा दे, इन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए वहां, वो हर वक्त आके कोर्ट में कहते रहे फुल कोर्ट बनाओ, फुल कोर्ट बनाओ। आज फुल कोर्ट बन रहे, आज 3-4 जज बैठ के फैसला कर रहे हैं। तो ये तो देखिए ना, मतलब कि इनका उसूली मौकफ बिल्कुल कहां है बिल्कुल। आज का। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो आजकल सिचुएशन हो रही है, एक वकील पे एक कंटेम्प्ट लग गई है केस फाइल करने पे। कोई स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान बार ने या पाकिस्तान बार काउंसिल ने या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कि यानी कल मैं आप मेरे पास एक शिकायत लेके आए कि मुझे शिकायत में केस फाइल करूं, मुझ पे कंटेम्प्ट लग जाए वकील के ऊपर। देखिए इस पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ये कहां है ये ये लोग? आप बजा फरमा रहे हैं, आप बजा फरमा रहे हैं जुबैरी साहब के, एक तजाद नजर आ रहा है पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के मौके पे और कंडक्ट में, जो माजी में रहा या अभी रहा, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। लेकिन अ, इसका मतलब है कि फिर ये वुकला की जो दो एपेक्स सुप्रीम बॉडीज हैं, ये दोनों भी पोलराइज हो चुकी हुई हैं पॉलिटिकली। बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं पोलराइज्ड है। आप देखिए पिछले जो पाकिस्तान बार काउंसिल का कंडक्ट रहा, हम माइनॉरिटी थे, हम अगर कोई स्टेटमेंट इशू करते हैं तो कहते हैं हम मेजॉरिटी के खिलाफ, ये आपने बात कर ली, वहां मेजॉरिटी इनको याद आ जाती है पाकिस्तान बार काउंसिल को। आप बताइए, हमने एक स्टैंड लिया इलेक्शन पे, ये चीजों पे, इन्होंने कोई मेरा साथ दिया, सुप्रीम कोर्ट बार का साथ दिया? उस वक्त हम पे तनकीद की गई, हमें कहा गया कि हम एक पार्टी के माउथ पीस बने हुए। ये बातें की उन्होंने, क्या गलत बात की? आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो, हमारा मौकफ था उसूली के सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। आपने एक छोटी सी रेजोल्यूशन हमारे केस के बाद, आपने केस फाइल किया नहीं किया? आपने सुप्रीम कोर्ट बार ने, पाकिस्तान बार ने, सुप्रीम कोर्ट बार ने किया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने नहीं किया। ये सारी मैं आपसे बात कर रहा हूं
कि बिल्कुल आप आईन और कानून के साथ खड़े होंगे, हम सब वकला आपके साथ होंगे, लेकिन पर्सनल इस पे करके आप, क्योंकि आज आपकी नाराजगी हो गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, हाफिजाबाद की एक सीट कम कर दी और आपकी पिटीशन डिसमिस कर दी, आपने पूरे पाकिस्तान की कन्वेंशन बनाए। सिंध के अंदर क्या हुआ, केपीके में क्या डिलिमिटेशन की बगैर सुने केसेस गए, और आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग मैंने देखा, अभी आई उसकी कॉपी, ये हुआ है। पहले बात होती थी कि हाई कोर्ट से आओ सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ गए, आज डायरेक्ट हाई कोर्ट में केसेस फाइल हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल हो रहे हैं, हाई कोर्ट के केस को खत्म किया जा रहा है। देखिए ना सर, और ये भी तो आपके सामने बात है, जुबैर इसमें साहब, क्यों स्टैंड नहीं ले रहे? सही जुबैर साहब, अगर वकला कन्वेंशन बुलाया जाता है इलेक्शन से पहले, तो क्या ये तमाम वकला की नुमाइंदगी करेगा कन्वेंशन, या ये बिल्कुल डिवाइडेड मैंडेट लेगा, जिस तरह जो आप बात कर रहे हैं वो तो मुझे लग रहा है डिवीजन है, शदीद डिवीजन है इस वक्त। देखिए, डिवीजन लॉ और ऑर्डर, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पे हम डिवीजन नहीं कर सकते। हम हमारा ग्रुप, हम लोग वकला जो इस मुल्क के आइन और कानून के सपोर्टिंग वकला हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के मातहत नहीं है, वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं। लेकिन अगर आप डिक्टेट होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जो हो रहे हैं ये दोनों एसोसिएशंस, तो बड़ा अफसोस है। अगर आप आइन और कानून के साथ खड़े होकर उसकी बात करेंगे तो हम सब मुत्तहद होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर वकला कन्वेंशन होगा तो आप सब शामिल होंगे, आप भी शामिल होंगे उसमें। डिपेंड करता है कि बुकला कन्वेंशन किस ग्राउंड पे होता है, क्या उसकी होती है, फिर हम अपनी मुशावरत करेंगे, लेकिन आइन और कानून के साथ हम खड़े हुए उस वक्त देखेंगे जी। सही। और ये जो लतीफ खोसा साहब का शामिल होना तहरीक इंसाफ में, बहरहाल आपकी फ्रेटर्निटी का एक बहुत बड़ा नाम है, एतजाज हसन इसके अलावा बात कर रहे हैं, मुसलसल तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी इंक्लिनेशन है, तो क्या कोई वकला तहरीक का अंडर करंट्स मौजूद है, कोई ऐसी कोई तहरीक उठने वाली है? मैं पूरे साल कहता रहा कि वकला तहरीक करो, सो रहे हैं, सोते रहे, करने नहीं दिया गया। हमने कोर्ट्स का रास्ता इख्तियार किया तो उस पर कितनी तनकीद हुई, सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद हुई, धरने दिए गए पॉलिटिकल पार्टीज के सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हमला होने का खतरा था सुप्रीम कोर्ट का, हम लोग सब महसूर होकर रह गए सुप्रीम कोर्ट में। ये पाकिस्तान बार ने कोई स्टेटमेंट दिया इसके खिलाफ? देखिए, अब लतीफ खोसा साहब वगैरह उनको ज्वाइन कर, उनकी अपनी मर्जी है, वो भी अब आइन और कानून की बात कर रहे हैं। वो भी ये बात क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हमारी माओ बहन बेटियों को जेलों के अंदर उनको उनके उनको इस तरह नहीं करेगा। खदीजा शाह को आप देख लीजिए कि वहां रिलीज होती है तो कोयटा ले जाया जाता है, एक किसी माँ बहन बेटी, उसके छोटे छोटे बच्चे उसको उठा के कोयटा ले गए केस में। सर, ये हो रहा है इस मुल्क में, कहां है रूल ऑफ लॉ, कहां है ये कोर्ट्स? राइट, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल अब जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, यानी 8 फरवरी करीब आ रहा है, सियासी शिद्दत और हिद्दत में इजाफा हो रहा है, और यही हम हिद्दत सियालकोट में भी बढ़ते हुए देख रहे हैं, जहां ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पे उस्मान डार की वालदा मोहतरमा, और आज उस्मान डार साहब का भी बड़ा सख्त बयान ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आना, और ख्वाजा आसिफ का भी अपना अपनी तरफ से वजाहत पेश करना, तो सूरत हाल गंभीर होती चली जाएगी इंतखाबात के करीब आते ही। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। दुनिया के हर मुल्क में इलेक्शन के जरिए कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर आती है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तानी सियासत और रियासत में क्या तब्दीली लाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज आज हो गया है, और आज इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया है। इस इंतखाबी दौर में मुल्क की दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग में सर्द जंग भी जारी। इसके अलावा नुमाया सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपने आप को मनवाने की जिद्दोजहद में मसरूफ। तहरीक इंसाफ से कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में लोग आ रहे हैं। इस्तेकाम पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आई। खुशाब से भी तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा है, और साबिक एमएनए एहसान उल्लाह टिवाना समेत 3 अहम रहनुमा पार्टी छोड़कर आईपीपी में शामिल हो गए। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का 119 में
नून लीग, सुन्नी तहरीक और कुछ साबिक नाज़मीन आईपीपी की कश्ती में सवार हो गए। पीटीआई के सीनियर सियासतदान हुमायूं अख्तर खान ने भी आईपीपी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसके अलावा पीटीआई से आईपीपी में जाने वालों की एक तवील फहरिस्त है। ताहम तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने दावा किया है कि पार्टी छोड़ने वाले दोबारा पीटीआई में वापसी के लिए बेचैन। अगर आईपीपी और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो अब आईपीपी ने गेंद नून लीग के कोर्ट में फेंक दी है। आईपीपी ने कौमी असम्बली की 26 और पंजाब असम्बली की 25 सीटों के लिए फहरिस्त नून लीग को थमा दी है। यहाँ सवाल यह है कि क्या आईपीपी से के बारे में ये जो तासुर उभर रहा है, क्या वो ये तासुर दूर कर पाएगी कि ये जमात बनी नहीं बल्कि पीटीआई का वोट बैंक तकसीम करने के लिए बनाई गई। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इंतखाबात से कबल अपनी बका की जंग लड़ रही है। ये इंटर पार्टी इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड और गिरफ्तारियों के आईनी जाल में फंसी। ये वाजे नहीं है कि पीटीआई की तरफ से कौन कौन इलेक्शन लड़ सकेगा। पीटीआई के बहुत चौहदेदार मंजर आम से ही गायब है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि इंतखाबी मुहिम में हमारी शिरकत ना होना प्री पोल रिगिंग है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन केस में फैसला महफूज कर रखा है, जिसके बाद पीटीआई क़यादत इस हवाले से कुछ ज्यादा गैर महफूज महसूस कर रही है। आज पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया है। यहाँ सवाल यह है कि अगर पीटीआई के खिलाड़ियों के पास बल्ला ना रहा तो वो इंतखाबी खेल कैसे खेले। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक ऑपोजिशन लीडर सिंध में रह चुके हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इस जगह में पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिरदौस नकवी साहब, आपसे आगाज करूंगा, अगर बल्ले का निशान ना रहा तो फिर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है पार्टी की? पहली चीज ये कि क्यों नहीं रहेगा। क्या पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं या मैनेज इलेक्शंस हो रहे हैं? तहरीक इंसाफ को उसका निशान क्यों नहीं दिया जाए? क्या तहरीक इंसाफ इस काबिल नहीं है कि इलेक्शन लड़ा जाए? जो मेयार जो कुछ पहले हो रहा है अगर वो हो सकता है इस मुल्क में तो ये भी हो सकता है। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं तो फिर मैंने मान लिया, फिर तो सब कुछ हो सकता है। आइन को भी जो है कबाड़ खाने में डाला जा सकता है। जब जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है तो जिसके पास लाठी होगी उसी की भैंस होगी। तो फिर इसमें ये पूछते कि क्या जरूरत है, इलेक्शन तो नहीं हुए ना, क्यों 54 रुपए इस मुल्क के जाया कर रहे हो? सीधे सीधे जाओ, गाय को पकड़ा दो, उसके हाथ में देखी जाएगी। पहले भी तो 16 माह पकड़वा के देखी थी ना, उसने गाय का क्या कर दिया, कीमे से भी बदतर हाल कर दिया। फिर कर लो, 54 रुपए भी खर्च करो और उसके बाद ये काम कर रहे हो, उससे फायदा पहले ही कर लो। और अगर ये काम नहीं करना, साफ शफाफ इलेक्शन करना है तो भाईजान माजरत के साथ आपके इब्तदाई कलमात पे मुझे शदीद एतराज है, इससे कि आपने कहा मुल्क की 2 नुमाया पार्टी। आप पिछले 1 साल के सर्वे में हर सर्वे जो आया है उसमें सबसे ज्यादा नुमाया पार्टी का नाम ले दिए, दूसरे नंबर पे ले दिए, तीसरे नंबर ले दीजिए, चौथे नंबर ले दीजिए। अगर हर सर्वे के अंदर पहले नंबर पे डिस्पाइट सारे तशद्दुद, शिद्दत, जुल्म, सितम, अगर पार्टी का नाम, मैं आपसे ये कह सकता हूं, आप तहरीक इंसाफ के बारे में कुछ भी कहें, मैं 27 साल से जमात का हिस्सा हूं। एक जुमले की इजाजत 27 साल में मेरी जमात की इतनी मकबूलियत कभी नहीं हुई जितनी आज के दिन है। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आप नुमाया नहीं है, मैंने 2 जमातों की महाज आराई का जिक्र किया कि 2 नुमाया जमातें महाज आराई पर है, जिसमें आपने कहा 2 मुल्क की नुमाया जमातें, बाकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में महमूद मौलवी साहब कहेंगे, मैंने अपनी जमात के बारे में तो कह दिया। अब तो वो भी नुमाया हो गई है आईपीपी, जब आप उनको भी अंडर एस्टिमेट ना करें ना। वो कहते हैं बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। चल महमूद मौलवी साहब, आपका नाम जरूर है लेकिन वो बदनाम है। सॉरी, आवाज नहीं आई। मैंने कहा नकवी साहब कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का नाम जरूर है लेकिन वो बदनामी में नाम कमाया आपने। अब देखें, किसी भी नकवी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे भाई बड़े भाई हैं, 1 साल मुझसे बड़े ही, तो इसलिए तो मैं उनको बड़ा भाई कहता हूँ।
देखिए एक चीज मैं बताऊं, वो सही कह रहे हैं कि देखिए नाम नाम तो है, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी जल्दी हमने इतनी अपनी पोजीशन बना ली कि आज पीएमएलएन जो कि हमसे नेगोशिएशन की बात कर रही थी, हमने उनको, मेरा ख्याल से अब नेगोशिएशन के लिए हमने उनको दिए कि 52-53 सीटें हमें चाहिए, और अगर 52-53 सीटें हमने मांगी तो वो ये समझ रहे थे कि हम 2-4 सीटें लेके या 5 सीट लेके एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं था। और हमने उनसे क्लियर कहा कि आज हमारे पास देखें जो लोग इलेक्टेबल, स्पेशली मैं पंजाब की बात करूंगा, जो इलेक्टेबल्स आए आप देखें, हुमायूं अख्तर खान है, बहुत सारे नाम नहीं लूंगा, हुमायूं अख्तर साहब तो 2 दिन पहले आए, वो लाहौर से लड़ेंगे, वो टेक्निकल साद रफीक के सामने खड़े होने के कैंडिडेट है। तो जब ये इलेक्टेबल्स हमारे पास आ रहे हैं तो हमारी एक पोजीशन है पंजाब में काफी स्ट्रांग है, और हम बहुत पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में देखिए लेकिन हम भी महमूद भाई एक इजाजत, एक सवाल देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्टेबल्स आपके पास आ रहे हैं हमारे सामने। अगर हम 10 पाकिस्तान की बड़ी जमातों की भी फहरिस्त अपने सामने रखें तो हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती सिवाय आईपीपी के कि एक जमात आई और चंद हफ्तों के अंदर बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बुर्ज टूट के उसमें जाना शुरू हो गए। जितनी जमातें भी पाकिस्तान में, उनको साल हाथ साल लगा लोगों को अट्रैक्ट करने में। तो ये जो अचानक लोग आपके पास जाना शुरू हो गए, ये आपके नाक़िदीन कहते हैं ये बात गैर फितरी है, ये फितरी सियासत नहीं है। देखें, आप इसको देखें, मैं आपको कहूंगा कि एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अभी फिरदौस भाई बात कर रहे थे कि जी फ्री एंड फेयर, मैं बिल्कुल ही हमेशा कहता हूं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, मगर हमारे मुल्क में इलेक्शन फ्री एंड फेयर एज पर कल्चर एंड पास्ट प्रैक्टिस ही रहा है, ठीक है ना। 2018 के इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर एज पर कल्चर हुआ है, और जिस हिसाब से एज पर कल्चर जो मैं कहूँगा होता रहेगा, तो वो बदकिस्मती का है या खुशकिस्मती के, हम एक कल्चर को बिलोंग करते हैं, और वो कल्चर 2018 में भी था और 2024 में भी होगा। अब और जिस एतज़ाज़ ये, इलेक्शन आप जीत कर आए थे वो एज पर कल्चर था या वो एज पर सिस्टम था, क्या था? देखिए जो 18 में था वही जो है 24 में होगा। देखिए फ्री एंड फेयर तो देखे कभी भी मैं तो हारने आपने वाला, जिंदगी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो आपने जिंदगी इलेक्शन जीता। जी देखिए मैंने जितनी इलेक्शन जो जीता था वो एज, क्योंकि जो मेरी जाती था तो मैं कहूँगा कल्चर प्लस फ्री एंड फेयर था, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा अच्छा, कल्चर प्लस फ्री एंड फेयर। उसकी कल्चर वजह प्लस। यह है कि मैं कल्चर का हिस्सा आज से नहीं हूँ, काफी अरसे से कल्चर का तो हिस्सा चलता आ रहा हूँ, मैं तो मुझे कोई ऐसा झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं बोलते क्यों ना ऐसा करें कि जो 2024 का इलेक्शन है वो भी सिर्फ एज पर कल्चर ना हो, बल्कि एज पर कल्चर प्लस फ्री एंड फेयर हो जाए ना, दोनों काम हो जाए साथ। देखिए दोनों काम होंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए 100% तो कहीं पे भी एज पर कल्चर नहीं होता, और 100% जो है मैं कहूँगा कुछ परसेंटेज होता है जो कि एज पर कल्चर होता है। दैट्स आई वुड से वेरी नॉर्मल इन पाकिस्तान। देखिए ये आज हम एक दूसरे के ऊपर ये नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने कल टीवी पे कहा पीएमएलएन को बड़ा एतराज है साथ है पीपल्स पार्टी के ऊपर। मैंने कहा देखिए पीपल्स पार्टी का जब टाइम था तो पीएमएलएन उनको बुरा भला बोलती रही, फिर उनका टाइम आया तो वो आ गए, फिर पीटीआई ने पीएमएलएन को रिप्लेस किया। देखिए ये चलता ही चला जा रहा है, और इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, ठीक है ना। इसमें मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहूंगा, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल मैं कहूंगा लोग एक सवाल अपने एक आप। सवाल आपसे करके मैं नकवी साहब की तरफ जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है और ये चले जा रहा है और चले जा रहा है। तो महमूद मौलवी साहब, जिस तरह तहरीक इंसाफ से लोग बज़ाहिरन अब शिकवा करते हुए कि अब वो किसी दबाव के तहत छोड़ के आपके पास चले जाते हैं और आपकी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है तमाम ऐसे लोगों को, तो आप तो खुद उस बुरे कल्चर को प्रमोट कर रही है ना फिर आपकी पार्टी। देखिए आप एक ट्रेडिशन और कल्चर को बुरा तो नहीं कह सकते ना। देखिए अगर हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें, देखिए ना, कुछ चीजें होती है रिलीजन के हिसाब से और कुछ चीजें होती है हाँ। कल्चर के हिसाब से। आप मुझे बताएं ना, आप रिलीजन और कल्चर को जब मिक्स करते हैं, बहुत सारी चीजें जो सऊदी अरेबिया में होती है वो पाकिस्तान में नहीं होती है, मगर पाकिस्तान का क्योंकि कल्चर है उसमें मेरा कहूँगा ठीक इंडियन है, टच ज्यादा है, तो इसलिए वो एज चलें पर इंडियन नकवी साहब, कल्चर बहुत सारी चीजें।
जी हाँ, एक ब्रेक शामिल करते हैं। महमूद मौलवी साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से महमूद मौलवी साहब हमारे साथ हैं। नकवी साहब, ये जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं आईपीपी में, वो एज पर कल्चर जा रहे हैं या किस तरह जा रहे हैं सर? नहीं सर, वो कल्चर के आगे से सी हटा के वी लगा दीजिए। कल्चर के आगे से ई हटा के नहीं, सी हटा दे और सी कल्चर वी ठीक लगा है, ठीक है, दीजिए। कल्चर ठीक है। समझ गए ना आप? ये कल्चर हाँ, वाले हम लोग नहीं है, ये कल्चर है। ये जिधर मुर्दा लाश मिलती है उसमें जाके लाशें खाने के मूड में होते हैं। पक्की पकाई इनको रोटी चाहिए होती है। जहां आइडियोलॉजी का ताल्लुक होता है इनकी कांपे टाक जाती हैं, ये घुटने टक देते हैं, ये एक खुदा के सजदे की बात करते हैं, ये इनका कल्चर होता है, लेकिन हजार खुदाओं को सजदा करते हैं। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो, अगर ये मैं बात मान लूं तो सऊदी अरेबिया का कल्चर कब्ले इस्लाम ये था कि औरतों को दफना देते थे, तो वो तो खत्म ही नहीं होनी चाहिए। कल्चर को रिलीजन के साथ यूं ही चलना चाहिए। भाई सही सही होता है, गलत गलत होता है। सही। अगर आपको सही और गलत में तमीज ना रहे तो आप इंसानियत से दूर है, हैवानियत की तरफ है। जिस निजाम में इंसानियत नहीं होगी और जंगल का राज कहलाता है, जुल्म का निजाम कहलाता है। ये इनको फैसला करना पड़ेगा कि ये खौफ के निजाम में जिंदा है, महकूमियत के निजाम में जिंदा है, किस कल्चर को प्रमोट करना चाह रहे हैं, या ये हकानियत को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ये हुर्रियत को प्रमोट करना चाह रहे हैं। बात हमारी ये है, जो हम कहने चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, बुरे कल्चर को रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर हम ये करने को तैयार नहीं है तो जो पिछले 76 साल में पिछले 2018 का भी तो एक कल्चर था ना, उस वक्त भी लोग आपकी तरफ आए थे, लाए गए थे, चले इस हद तक या इस अंदाज से नहीं थे, किसी और अंदाज से सही। तो इसका मतलब पीटीआई ने भी रियलाइज तो किया कि हाँ, अगर हमसे भी गलती हुई है तो वो भी गलत था। देखिए, पहली चीज, पहले लेट्स कम टू इट ना। मैं कराची का सदर था। मैंने ये प्रेडिक्शन कि हम कितनी सीटें जीतेंगे, ये मेरे साथ थे। और जिन लोगों के सामने उन्होंने हमें क्या कहा था कि 3 सीटें मिलेंगी, और हमने कहा था हम 13-14 लेके दिखाएंगे। हर जगह आके, अभी अगर ये कल्चर की बात करते हैं, अभी पंजाब में जिमनी इलेक्शन हुए थे, उस कल्चर को हमने उड़ा के रख दिया था, इससे कि वोटर टर्नआउट बढ़ गया था। ये सबको याद रहे कि इस 12.5 करोड़ वोटर में 2.5 करोड़ वोटर नया आया है, जिन्होंने पहले कभी इलेक्शन में वोट नहीं दिया। उस कल्चर को, ये जो यूथ का कल्चर है ना, उसमें अभी दही नहीं बनी है उसकी, वो खालिस दूध है। जब वो दही फटेगा, आखिरी 2 सवाल फटा नहीं है। एक सवाल आपसे और एक फिर मैं महमूद मौलवी साहब से। ये फरमाइएगा आखिर में कि अभी तक सिंध में पीटीआई ने इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की, सिंध में वर्कर्स कन्वेंशन शुरू नहीं किए। चूंकि आपका ताल्लुक कराची से, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, तो सिंध में कब पीटीआई नजर आएगी कैंपेन करती? देखिए, पहली चीज, क्यों नहीं शुरू हुई? इजाजत दे रही है। जितनी दफा हमने लिखा है 12 नवंबर से, ये वर्चुअल जलसे का करना किधर से शुरू हुआ? ये कराची के लोगों का ताल्लुक है, जिन्होंने ये वर्चुअल जलसे का आइडिया फ्लोट किया। इसे कि 12 नवंबर को हमें जलसे की इजाजत नहीं दी गई। और ये हमारे ओवरसीज, हमारी सोशल मीडिया, ये सब का बेहतरीन काविश थी। 60 लाख से ज्यादा व्यूअर्स थे, और आइंदा भी हम इसको करेंगे। आप जलसे दें या नहीं दें, हम लोगों के घरों में अपनी तकारीर, वीडियोस भेज के जलसों को रिप्लेस कर देंगे। अब जलसों की जरूरत नहीं है हमें, ना तो इजाजत। हम हर घर में अपने तकरीरें और पैगाम पहुंचाते रहेंगे क्लिप्स के जरिए। बिल्कुल ठीक है। महमूद मौलवी साहब, पंजाब में तो चले
PMLN के साथ आपके कुछ अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, कुछ इलेक्टेबल्स आपके साथ शामिल हो रहे हैं। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये आपकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है या अभी तक आप का कल्चर वहां बन नहीं पा रहा? नहीं देखिए, एक तो मैं पहले फिरदौस भाई के स्टेटमेंट के मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, क्योंकि जो उन्होंने कहा था, देखें वो जो है बिल्कुल बोर्ड के ऊपर, उस वक्त मैं भी मौजूद था, फिरदौस भाई भी थे, मैं सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ। फिरदौस भाई का कहना था कि हमारे इंशाल्लाह हम 3 सीटों पे मेहनत कर 3 सीटें निकलनी थी और इत्तेफाकन मेरे ख्याल से 13 निकल आई। इसमें तो मेरे ख्याल से फिरदौस भाई मेरे साथ डिसएग्री नहीं करना चाहिए। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह कह के कहता हूं कि ये बात मैंने उस जमाने के जो थे लोग उनके दफ्तर में बैठ के कही थी। उन्हीं ने कहा था कि 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगी आपको। आपको याद दिला दूं कि हमें कहा गया था पीएसपी के साथ इत्तेहाद करो। नहीं वो बिल्कुल ये तो था। मैंने मना कर दिया था कि मैं किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा। और जहां तक ये बात गई थी वो आपको भी पता है। नहीं वो तो आप, मगर मैं आपको ये तो आप भी एग्री करेंगे ना कि फिर 100% एज पर सिस्टम तो नहीं हुआ था ना फिरदौस भाई। अब मेरा ख्याल से इसमें ना पड़े। नहीं, मैं अब आप चाहते हैं कि मैं पूरी खुल के बात करूं, मैं उनमें से घबराने वालों में से नहीं हूं। इसमें बहुत सारे लोगों के पर्दा नशीनों के नाम आएंगे और उससे कुछ फायदा नहीं है उस बाजी की तारीख। हकीकत ये कि उसमें मेरे, देखिए महमूद भाई, आप कहीं भी चले जाएं, आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, हम एक दूसरे के लिए एहतराम का रिश्ता रखते हैं। तो उस एहतराम के रिश्ते को रखते हुए मैं कुछ चीजें आपकी हमेशा पर्दे में रखूंगा। पर्दा तो उठ चुका है, पर पर्दा नशीन के सामने आ जाए, पर्दा रहेगा क्या? बाकी पर्दे तो सारे उठ गए। नहीं पर्दा तो रहेगा। और देखें एक चीज मैं आपको बताऊं, बात ये, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरी तो आंखों में भी पर्दा है, हया का पर्दा है, मेरी शराफत का पर्दा है। छोड़ दे बहुत सारी चीजें, मैं जबान से वो बातें नहीं करना चाहता जिससे मेरे मुल्क को किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचे। इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान है मेरे लिए। मैं कभी किसी जमात के बारे में नहीं सोचूंगा, सबसे पहले अपने मुल्क के बारे में सोचूंगा। सरदार भाई, IBP के ऊपर जो पर्दा है वो पर्दा पड़ा रहने देंगे ना? अब आप वो पर्दा भी तो नहीं हटाएंगे ना बाद में? नहीं, मैंने ये कब कहा? नहीं मैंने ये कहा, मैं महमूद मौलवी साहब की शख्सियत पे से पर्दा नहीं उठाऊंगा। ये खुद उठा दें तो उठा दें, इसलिए इनसे मेरे मरासिम है, ये इनकी मर्जी। इनकी जमात का तो मैं नंगा कर दूंगा, इनकी जमात को जब भी सामने आएगी। चले, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, IBP से हमारे साथ थे, और प्रकाश शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पर्दा अगर पड़ा है तो पर्दा पड़ा ही नहीं। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा जमहूरियत।